बिरसा मुंडा स्मृति पार्क और म्यूजियम पहुंचे सोरेन। सीएम ने किया पार्क और म्यूजियम का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। आंदोलन की तैयारी में युवा आरजेडी 15 मार्च को करेगा हल्ला बोल, 23 मार्च को विधानसभा घेराव की तैयारी। सांसद सुशील कुमार ले लिया कोरोना टीका, सदर हॉस्पिटल में ली वैक्सीन, लोगों से की टीका लेने की अपील। खाना खाने के बाद विवाद में खुदकुशी, 2 बहनों में हुआ था विवाद, गुस्से में फांसी के फंदे पर झूली बहन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। टीएमसी के हुए यशवंत सिन्हा जो कभी बीजेपी के थे और आज के दिन उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सारी मोहरें बिछाई जा चुकी हैं, लेकिन आज के दिन एक बड़ा झटका लगा बीजेपी को। बीजेपी जो पूरा दांव लगा रही है, धरातल पर उतर कर पश्चिम बंगाल के चुनाव में परचम लहराने के लिए तैयार है, लेकिन उसी बीच अगर यह बड़ा झटका लगेगा तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि यशवंत ने आज के दिन कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अब ये बीजेपी वो बीजेपी नहीं रह गई जो अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त थी। ये बीजेपी अब बदल चुकी है और हम ममता बनर्जी को जीत दिलवा कर रहेंगे पश्चिम बंगाल में। लेकिन वहीं उनके बेटे बीजेपी में और पिताजी हैं अब टीएमसी में, तो ऐसे में तस्वीरें भी देखने लायक हैं। चर्चा आज के दिन करेंगे इस पर हम, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जहां सियासी मोहरे बिछाए जा चुके हैं, तो वहीं एक दल से दूसरे दल में आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस बार बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी का दामन थाम लिया। बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। आज कोलकाता में टीएमसी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वे बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव पूरे देश को एक अहम संदेश देगा। बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ बंगाल में अधूरा रहेगा। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि देश आज अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा है। लोकतंत्र की मजबूती लोकतंत्र के संस्थानों में होती है। न्यायपालिका समेत ये सभी संस्थान अब कमजोर हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि अटल जी के समय में बीजेपी आम सहमति में भरोसा करती थी, लेकिन आज की सरकार कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। अकाली बीजेडी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। आज बीजेपी के साथ कौन है? ऐसे में इस बात की संभावना है कि वो टीएमसी से जुड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। कई बार वो आर्थिक मामलों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। 2014 से 2019 के दौरान उनके बेटे जयंत सिन्हा वित्त राज्य मंत्री थे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने कई बार पार्टी नेतृत्व की आलोचना की थी। पार्टी में आसमान जमीन का अंतर है। अटल जी कंसेंसस में विश्वास करते थे। आज की सरकार क्रश करने में विश्वास करती है। अटल जी लोगों को कोऑप्ट करते थे। आज की सरकार लोगों को कॉन्कर करना चाहती है, उनके ऊपर जीत हासिल करना चाहती है। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ कौन है खड़ा? अकाली दल छोड़ चुका, शिवसेना छोड़ चुकी, बाकी जितने नाम हमने लिए कोई भी आज साथ नहीं है। हाँ, अकाली छोड़ गए, जो सबसे पुराने सहयोगी थे। द टिपिंग पॉइंट एक्चुअली वाज द अटैक ऑन ममता जी इन नंदीग्राम। सिन्हा ने साल 1990 में चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। उसके बाद वाजपेयी मंत्रिमंडल में भी उन्हें इस मंत्रालय का कार्यभार मिला। उन्होंने वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री की भी जिम्मेदारी निभाई है। वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल के कई मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। लेकिन भगवा पार्टी के नेतृत्व से मतभेदों के चलते वर्ष 2018 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी।
सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के धूर विरोधी भी रहे हैं। हालांकि उनके बेटे जयंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के लोकसभा सदस्य हैं। जिस तरह हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेता जसवंत सिन्हा और उनके पुत्र को के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया है, तो स्वाभाविक तौर पे अब जसवंत सिन्हा जी को कुछ चाहिए नहीं, राजनीति में उनकी कैरियर अब है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो उनको एक मंच चाहिए भाजपा के विरोध में। तो अभी हाल में बंगाल की धरती उनको एक ऐसा मंच मिला जिसमें जाकर के वो भाजपा का मुखर रूप से विरोध कर सकते हैं। तो इसलिए जसवंत सिन्हा जी टीएमसी ज्वाइन किए हैं और टीएमसी ज्वाइन करने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का एक मुखर रूप से विरोध करने वाले लोगों में भी शुमार हुए हैं। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान कराया जाना है। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होगा। इसके बाद 1 अप्रैल को दूसरे राउंड की वोटिंग होनी है। 6 अप्रैल को तीसरे राउंड की वोटिंग होगी। चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल को होनी है। 17 अप्रैल को 5वें चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 22 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में छठे राउंड की वोटिंग। 7वें राउंड का मतदान 26 अप्रैल को कराया जाएगा और फिर 2 मई को वोटों की गिनती होगी, यानी कि नतीजे आएंगे। बंगाल चुनाव से पहले सियासी उठापटक का दौर तो लगातार जारी है। दल बदल की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, लेकिन इस बार जो झटका बीजेपी को लगा, क्या इस झटके से बीजेपी को नुकसान होगा या फिर बीजेपी का हर बार की तरह यही कहना कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहराएगी? इन छोटे मोटे झटकों से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। लेकिन आज के दिन जो तस्वीरें सामने आई, यशवंत सिन्हा का बीजेपी में शामिल होना, माफ करिएगा टीएमसी में जो शामिल हुए, तो क्या ऐसे में बीजेपी के अंदर खलबली मचेगी? क्या बीजेपी को नुकसान होगा? इसी पर आज के दिन हम चर्चा करेंगे। वीआईपी न्यूज के सीनियर एडिटर मधुरशील जी आज के दिन लाइव में। मधुर जी, क्या लग रहा है, यशवंत सिन्हा अगर टीएमसी में जाते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं बंगाल के अंदर, तो क्या बीजेपी का यहां पर नुकसान आपको दिखाई दे रहा है? मधुर जी। देखिए सागर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से यशवंत सिन्हा को साइडलाइन पे रख रही थी 2017-16 से ही यूँ कह लीजिए, और 18 में उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने एक सामाजिक संगठन बनाया और बिहार में फिर काम करना शुरू किया था, लेकिन बिहार चुनाव आते आते उसकी भी हवा निकल गई थी। चूँकि एज एक फैक्टर है, 83 साल 83 ईयर्स के मतलब 83 साल 80 पार कर चुके हैं यशवंत सिन्हा, और इसलिए उनको चुनावी राजनीति से अलग रख करके नरेंद्र मोदी उनको मार्गदर्शक मंडल में रखना चाहते थे। जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी या शत्रुघ्न सिन्हा, चाहे तमाम जो उस तरह के वरीय नेता थे, उनको उन लोगों ने मुख्य धारा से अलग करने की कोशिश की थी। उसके विरोध पर ये बीजेपी छोड़े थे। यशवंत सिन्हा बीजेपी के कभी थे ही नहीं, मतलब उनका वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो ब्यूरोक्रेट थे। और चंद्रशेखर के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी, साझा दलों की सरकार बनी थी, उस समय वो वित्त मंत्री बने थे। सेवा छोड़ करके वो आए थे और बिहार में विधानसभा में भी वो चुनाव जीत चुके हैं, विधानसभा के विरोधी दल के नेता भी रहे हैं वहाँ। फिर झारखंड की जो हजारीबाग सीट है उसको उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया और वहाँ से वो चुनाव जीतते रहे, कभी सजपा के टिकट पर। और लेकिन आखिरी के जो समय थे, जो बीजेपी में उनके अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी करीबी बढ़ी थी, लाल कृष्ण आडवाणी के काफ़ी करीबी लोगों में माने जाते थे, तो बीजेपी की जो 2 सरकारें बनी अटल जी के नेतृत्व में, उस दोनों कैबिनेट में वो एक बार वित्त मंत्री और एक बार विदेश मंत्री के रूप में थे, जबकि चंद्रशेखर जी के मंत्रिपरिषद में वो वित्त मंत्री थे। लेकिन वो बीजेपी के नहीं थे, इसलिए ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समाजवादी धारा से सीधा, मतलब चंद्रशेखर के साथ जो व्यक्ति काम कर चुका, जो समाजवादी धारा के एक स्तंभ माने जाते थे, और सीधा उलट आप जाकर के बीजेपी के साथ आप यारी कर रहे हैं, तो ये चूंकि पावर में रहे हुए लोग केवल पावर में रहना चाहते हैं। और आज बीजेपी से उनकी नाराज़गी बस केवल इसी वजह से है
कि बीजेपी ने उनकी जगह उनके बेटे को तरजीह दिया। उनके बेटे को पिछले मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया था, वो पर्यटन राज्य मंत्री थे और उसके बाद नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री भी रहे। तो ये उनको बनाया गया था, लेकिन इस बार वो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर वक्त वो बीजेपी के सांसद हैं। अब बंगाल चुनाव में यशवंत सिन्हा का कितना इम्पैक्ट पड़ता है या बीजेपी को उससे कितना नुकसान होता है, आपने देखा होगा कि यशवंत सिन्हा के पार्टी छोड़ने के बाद उनके गृह राज्य झारखंड में चुनाव हुए लोकसभा और विधानसभा के, बिहार में चुनाव हुए लोकसभा और विधानसभा के, दोनों जगह यशवंत सिन्हा फैक्टर नहीं रहे। तो जब अपने गृह राज्य में या जहां पहले वो विधानसभा का चुनाव लड़ा करते थे बिहार में, बाद में वो झारखंड शिफ्ट हुए लोकसभा का, जब अपने घर में ही वो फैक्टर नहीं रहे और बीजेपी को या एनडीए को नुकसान नहीं पहुंचा सके, तो बंगाल में कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे अंतिम वक्त में जुड़ करके। तो एक ये कह लीजिए कि अपनी एक विरोध की राजनीति, बीजेपी का विरोध करना है तो चाहे जहां मौका लगे करना है उस लिहाज से देख ले। और दूसरा ये कि बंगाल मधुर जी, चुनाव लौट में कर आ रहा हूं अपनी बीजेपी प्रवक्ता सरोज कुमार जी फोन लाइन पर। सरोज जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। सरोज जी, आज के दिन यशवंत सिन्हा जी ने टीएमसी का दामन थाम लिया सर, और आज के दिन जमकर उन्होंने आलोचना की है, वार की है बीजेपी पर। सर, क्या लग रहा है, टीएमसी को पूरी तरह से मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है इस समय? आप देखिए, अब तो मजबूत स्थिति में नेचुरल, जब वहाँ सरकार है, टीएमसी के नेतृत्व में सरकार है, ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तो बंगाल में हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं तो उनका बहुमत था तभी मुख्यमंत्री थी। और लड़ाई वहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच इस बार होने वाला है और बीजेपी क्लीन स्वीप करेगा। अब रह गया सवाल जसवंत सिन्हा जी का, शामिल हुए तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहीं भी किसी को सरोज जी, जब आपको पहले से ही पता है बीजेपी क्लीन स्वीप करेगा, तो सर लड़ाई नहीं रह गई ना सर टीएमसी से? तब तो पक्की जीत आप मान रहे हैं खुद की, फिर तो लड़ाई शब्द का इस्तेमाल ही नहीं है। पक्की जीत तो मान ही रहे हैं, उसमें कहाँ दिक्कत है। तब तो ये कहिए कि कोई बीजेपी के दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, ये शब्द होने चाहिए सर आप लोगों के। नहीं, अरे दिखाई नहीं किया, चुनाव है तो चुनाव जो है चुनाव की तरह हम लोग लेते हैं मजबूती से और लड़ेंगे। और देखिएगा कि जो माहौल है वो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो है सो उम्मीद से ज्यादा अच्छा करेगी, लोगों के उम्मीद से भी, और पार्टी अपने उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर करेगी, जैसा कि यहाँ है रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, हमारे सीनियर एडिटर मधुर जी भी लाइव में बैठे हैं। मधुर जी, सरोज जी हैं लाइन पर। सरोज जी का आकलन हालांकि बहुत अच्छा होता है, लेकिन बंगाल के मामले में थोड़ा ओवर एस्टिमेट ये कर रहे हैं खुद को, क्योंकि वहाँ जमीन आपकी नहीं है सरोज जी। आप झारखंड बिहार के हिसाब से अगर आप आकलन कर रहे हैं तो वहाँ जो सबसे, आप कल नंदीग्राम में जो आपकी सभा हुई है, स्मृति ईरानी और तमाम जो नेता वहाँ गए हुए थे, शुभेंदु अधिकारी की जो वहाँ से आपने ममता बनर्जी के खिलाफ उतारा है, और आपने ममता बनर्जी की सभा देखी होगी जिस दिन की दुर्घटना हुई थी, उस दिन की सभा। आप देख लें कि जनता जो है वो अभी भी तृणमूल कांग्रेस की सभाओं में ज़्यादा शिरकत कर रही है। तो ये, हालांकि ये अलग बात है, आप ये दलील देंगे कि वोट को कौन, ये भीड़ को वोट में कौन बदल पाएगा, तो वो पहले से आपका ये बयान हमको पता है कि आप बोलेंगे कि वोट को कौन बदल पाएगा वही सिकंदर। तो क्या आपको लगता है कि जो जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, चाहे वो बीजेपी के जनसभाओं में हो या जो तृणमूल कांग्रेस की जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है, उस पर उसको वोट में बदलने की कोशिश जिस तरह से आप कर रहे हैं, यशवंत सिन्हा को मैं फैक्टर नहीं मानता कि बंगाल चुनाव में उनके बीजेपी का, उनके तृणमूल कांग्रेस में जाने से बहुत ममता बनर्जी को उसका फायदा मिलना है, लेकिन क्योंकि वो अपने गृह राज्य में ही फेल हो चुके हैं बीजेपी का विरोध करके, तो उस पॉइंट पर मैं आपके साथ सहमत हूँ। लेकिन इस पर कि बहुत ऐसा चमत्कार हो जाएगा और जो उम्मीद से ज़्यादा सीटें आपको आती दिख रही हैं वहाँ, ये इसका आकलन क्या है? क्योंकि बंगाल कई क्षेत्रों में बटा हुआ है, मिदनापुर का इलाका अलग उसका ज्योग्राफी है, सिलीगुड़ी का इलाका एकदम डिफरेंट हो जाता है, होशंगाबाद का इलाका एकदम डिफरेंट है, कलकत्ता और हावड़ा, खुद आप देख लीजिए कोलकाता की स्थिति देख लीजिए, जो हम मिश्रित आबादी है, हालांकि बिहार झारखंड के लोग वहाँ निर्णायक भूमिका में हैं शहरी क्षेत्र में, लेकिन जहाँ नंदीग्राम का जो इलाका है या हल्दिया का जो इलाका है, तो उस इलाके में एक
अलग स्थिति है। आपने देखा होगा कि सेज का आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था और उसी धरती ने ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को कह लीजिए, ममता बनर्जी तो पहले से स्थापित नेता रही हैं, तृणमूल कांग्रेस को वहीं से संजीवनी मिली थी, उसी आंदोलन के विरोध से। सरोज जी। सरोज जी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बताइए, मधुर जी को सुना आपने? हाँ, सुने सुने। बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, अभी मैं बंगाल में ही हूँ, चुनाव में ही हूँ। मैं बता दूं आपको कि जो यहाँ परिवर्तन का लहर दिख रहा है, क्या है कि जिस तरह से परिवर्तन का यहाँ लहर है, और परिवर्तन का जब लहर चलता है, आप देखे होंगे कि 77 में तो उतनी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया गिने चुने ही होंगे, लेकिन जब परिवर्तन हुआ था तो पूरे देश में जो लोग, दिल्ली के जो लोग सोच रहे थे वही उत्तर प्रदेश के लोग सोच रहे थे, वही बंगाल के लोग सोच रहे थे, और पूरा परिवर्तन हो गया था। आप देखिए, जब परिवर्तन होता है तो इसी तरह का होता है, और कोई अनुमान नहीं लगाया था। आपने उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट देखा था और कई जगहों का रिजल्ट आया है। तो यहाँ जिस तरह से, और एक तो पैमाना, जिस तरह से सारे पार्टी टीएमसी के भी जो बड़े बड़े नेता छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, ये बात को दर्शाता है कि उनको लग रहा है कि बीजेपी जमीन में कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत है, तभी तो सारे दलों के नेता छोड़ छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। इसका मतलब जमीन कहीं ना कहीं जमीन पर और लोग बीजेपी के साथ हो गए हैं। और यहाँ पर जो परिवर्तन का एक लहर है, और जब परिवर्तन का लहर जब शुरू होता है तो उसको फिर आप सीटों में आंक नहीं सकते, वो कहाँ जाकर के रुकेगा। इसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर परिवर्तन का लहर है, और ये कितना आगे जाके रुकेगा इसका अभी सीट में आकलन करना मुश्किल है। इसीलिए मैंने कहा कि उम्मीद से ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। लेकिन सरोज जी, आपको नहीं लगता कि, सरोज जी, क्या यहाँ पर भी मोदी मैजिक के भरोसे हैं सर? मोदी, अमित शाह जिस तरह से, मोदी जी तो हमारे नेता हैं, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, दुनिया के बड़े नेताओं में से एक हैं, और आज उनका दुनिया में लोहा हमारे नेता हैं, तो उनके कामों पर, उनके नाम पर तो लोग वोट देंगे, इसमें बुरा क्या बात है। लेकिन इतना जरूर बताऊंगा आपको कि जिस तरह से परिवर्तन का लहर है, और आपने कहा यहाँ पर हम देखिए 19 के लोकसभा चुनाव में हमने यहाँ 18 सीट जीता है। 18 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी थोड़ा मोड़ा नहीं होता है, लगभग आधी सीटें हम यहाँ लोकसभा की जीते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम कम 19, आप पिछले दिनों देखे तो सबसे लेटेस्ट चुनाव 19 के लोकसभा के चुनाव हुए हैं। लोकसभा विधानसभा में भिन्नता भी तो काफी है सरोज जी। जब लोकसभा के लगभग आधी सीटें लेटेस्ट चुनाव जो इससे पहले था उसमें हम जीते हैं, तो उसके आगे जाएंगे, आप देखिएगा। और यहाँ पर आप बता रहा हूँ मैं आपको कि हम लोग जो घूम रहे हैं और देख रहे हैं, एकदम कहीं इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। ठीक है, मधुर जी बताइए। सरोज जी पूरे बंगाल में घूम रहे हैं, हर तरफ इनको बीजेपी के ही लोग दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि सब कोई बीजेपी के समर्थन में, प्रचंड बहुमत दावा ये पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। मधुर जी। और हालांकि पहले कुछ दिनों तक वो बाबूलाल मरांडी के साथ जेवीएम में थे, फिर जब दोबारा बाबूलाल मरांडी आए तो उनके साथ फिर ये आ गए, क्योंकि ये बीजेपी के ही थे और बीजेपी में फिर से आए हैं, तो इसलिए बीजेपी के बारे में जो ये बोलेंगे, वो जो नहीं भी दिख रहा होगा वो भी बोलेंगे। लेकिन जो राजनीतिक स्थितियां हैं बंगाल की, जरूर पिछले से उलट हैं, और तृणमूल कांग्रेस इस बार जरूर इस पेच में फंसी हुई है कि क्या बीजेपी उसको, क्योंकि इतनी मतलब मजबूत टक्कर जो है वो तृणमूल को पिछले 2-3 चुनाव से कोई दे नहीं रहा था। तो इस बार, और लोकसभा चुनाव के परिणाम जो सामने आए हैं बीजेपी के पक्ष में, जो आए थे कि 18 सीटें पहली बार बंगाल से बीजेपी के खाते में गई थी। अगर एक जो बंगाल की जो जनसंख्या और उसके हिसाब से अगर आप देख लें तो एवरेज एक लोकसभा सीट में, एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा, कहीं कहीं 6 विधानसभा क्षेत्र, और शहरी क्षेत्रों में 4 विधानसभा क्षेत्र ऐसे है। तो इनका उस हिसाब से अगर ये जोड़ रहे होंगे कि विधानसभा की अगर उतनी भी सीटें जो लोकसभा के अंतर्गत इनकी हैं, जहाँ के सांसद इनके काम बढ़िया कर पाए होंगे,
तो वो लगभग सीटें 90 से 100 के करीब आती हैं, तो उस पर इनका फोकस हो सकता है। लेकिन बंगाल की जनता कई उन चीज़ों को, जब वहाँ साइक्लोन आया था, जब तूफान वो जो आया था, समुद्री तूफान जब आया था, उस समय जो केंद्रीय सहायता पश्चिम बंगाल सरकार ने मांगी थी और केंद्र सरकार ने किस तरह से उस सुविधा देने में, या वो कह लीजिए कि सहायता देने में देर की थी, उस चीज़ को वहाँ के खास करके तटीय इलाके के जो लोग हैं, वो नंदीग्राम का इलाका, पीछाबानी का इलाका या हल्दिया का इलाका, वही इलाका है। तो वो तमाम जो उस इलाके के लोग हैं, या जो समुद्री इलाके जो जहाँ जो लोग, हालांकि पूरा कलकत्ता भी प्रभावित हुआ था उससे, आपको याद होगा सागर। तो ये इन तमाम चीज़ें हैं, और जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दा जो इनके बाहर के जो नेता जा रहे हैं, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है उनके साथ, वो बांग्ला बोल नहीं पाते। तो अब उस हिसाब से अपनी बात को ये किस हद तक ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ की जनता तृणमूल कांग्रेस जहाँ तक विकास की रोशनी नहीं पहुँचा पाई थी, उस जनता को कैसे ये समझा पाने में सक्षम होते हैं। हालांकि इनके साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं, शुभेंदु अधिकारी के साथ ही कई और भी विधायक उनके साथ जुड़े हैं, कई और भी नेता इनके साथ जुड़े हैं बीजेपी में, जिसके बिना पर ये दावा जो है वो ठोस दावा कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो इनके बड़े नेता जा रहे हैं, उसमें से अधिकांश ऐसे हैं जो हिंदी या अंग्रेजी के अलावा वो बांग्ला नहीं बोल पाते। तो वो एक वहाँ के लिए संकट है, जो दक्षिण भारतीय इलाकों में जो दिक्कत आती है इनको। सरोज जी से पूछ लेते हैं, क्या ये संकट है सरोज जी आपके सामने? वहाँ की भाषाओं का अगर मेल अगर नहीं खाएगा आपके दिग्गज नेताओं से, तो फिर वहाँ की जनता को आप समझा नहीं पाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं बंगाल में, तो कोई दिल्ली के आदमी आके तो चुनाव नहीं लड़ रहा है। दिल्ली के लोग आके तो प्रचार जो है, हम लोग आके प्रचार कर रहे हैं, तो कांग्रेस के भी बाहर के लीडर आके प्रचार कर रहे हैं, जो है सो टीएमसी के भी जो लीडर हैं या सीपीआई हैं, तो कांग्रेस के भी बड़े लीडर, उनके भी बड़े लीडर, जो बाहर के लोग आते हैं, तो उस तरह सब लोग प्रचार में आ रहे हैं। लेकिन चुनाव तो बंगाल के ही लोग लड़ रहे हैं ना। चुनाव तो यहीं के लोग लड़ रहे हैं, चाहे वो टीएमसी से लड़ रहे हो, चाहे बीजेपी से लड़ रहे हो, या कम्युनिस्ट से लड़ रहे हो, कांग्रेस से लड़ रहे हो, तो यहीं के लोग लड़ रहे हैं। और उनको भाषा का थोड़ा ही प्रॉब्लम है। ऐसा थोड़े है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि दिल्ली से सब लोग आके बीजेपी पार्टी लड़ रही है तो बीजेपी वाले को बांग्ला नहीं आता। अरे बीजेपी वाले दिल्ली से जो आएंगे तो वो कांग्रेस के आवे, चाहे भाजपा के आवे, चाहे कोई दूसरा आवे, उनको बांग्ला थोड़े आएगा रांची वाले को। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं तो उनको तो सबको आता है ना, तो यहीं के लोग चुनाव लड़ रहे हैं ना। लेकिन सरोज जी, कई बार ये कहा गया, रोक रहा हूं आपको, कि बंगाल अब रक्त चरित्र हो चुका है। जो लगातार हम तस्वीरें देखे खून खराबे की, कभी टीएमसी पर हमला, कभी बीजेपी के सदस्यों पर हमला, बीजेपी के नेताओं की हत्या। सर, लोगों ने कहा कि अब जीत और हार की लड़ाई अब खून खराबे तक अब आ गई है। सर, ऐसी तस्वीरें क्यों आन पड़ी हैं बंगाल के अंदर? क्या ये चुनाव के पहले भी और बढ़ेंगी, या फिर इस पर ब्रेकअप हम माने? जब कम्युनिस्ट का शासन था तो उस समय से ही बड़ा साइलेंटली जो है बूथ कैप्चरिंग, रैगिंग, मारपीट, ये सब होता था, और साइलेंटली डर से कोई बोलता नहीं था, आतंक था। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके विरुद्ध में तृणमूल कांग्रेस आया और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी उसी रास्ते पे, जिस रास्ते पे वो जा रहे थे, बल्कि और उस गाड़ी को और स्पीड कर दिया। रैगिंग, बूथ कैप्चर, लोगों के अपने विरोधियों पर हमला करना, उनके खिलाफ उनके साथ अन्याय करना। तो तृणमूल ने उस काम को खत्म नहीं किया, बल्कि उस काम को और बढ़ा दिया। और आज जो हालात हैं, तो आप ये स्थिति देख रहे हैं, आज आए दिन हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं नेताओं पर लगातार। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति भयावह स्थिति है। इसी को तो सुधारना है, इसी को तो ठीक करना है। चलिए, ठीक है, आप बंगाल में इस समय डटे हुए हैं सरोज जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही डटे रहिए पार्टी के साथ, मजबूती के साथ, और जितनी सीटों का आप दावा कर रहे हैं आप जीत कर आइए ऐसे ही। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। मधुर जी, आखिरी कमेंट आपका क्या रहेगा? अगर बंगाल में जो इस बार चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्या वाकई में इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है हर बार की अपेक्षा? क्योंकि पिछली बार भी तो मोदी जी थे, इस बार मोदी मैजिक पर इतना विश्वास क्यों है बीजेपी के लोगों को? मधुर जी, देखिए, मोदी मैजिक को सहयोग किया है चुनाव आयोग ने भी, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी जो चुनाव कई राज्यों में जो संपन्न हुए, बिहार या झारखंड में चुनाव संपन्न हुए, या दूसरे राज्यों में, या जिन 5 राज्यों में बंगाल के साथ साथ चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु सहित कई और जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं,
वहाँ आपने देखा होगा कि कहीं कहीं एक ही दिन में, कहीं 3 दिन में, कहीं 2 दिन में, 2 चरण में मतलब चुनावी प्रक्रिया समाप्त, चुनाव वोटिंग जो है वो समाप्त हो जा रही है। क्या ज़रूरत थी पश्चिम बंगाल में? एक बड़ा सवाल है जो बंगाल की जनता भी जानना चाहती है और तमाम लोग भी जानना चाहते हैं कि 8 चरण में चुनाव वहाँ पर किया गया। तो ये इस सवाल का जवाब हो सकता था कि सरोज जी दे सकते हों नंबर, लेकिन अब तो उनका संपर्क टूट गया है। लेकिन सत्ताधारी दल की इसमें चली, यशवंत सिन्हा ने भी इस पॉइंट को आज उठाया जब शामिल हो रहे थे वो टीएमसी में, तो यशवंत सिन्हा ने भी इस पॉइंट को उठाया है कि उस समय कि भाई आज चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर आरोप लगाया उन्होंने कि 8 चरण में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी। तो ये एक जो मोदी मैजिक में जो चुनाव आयोग का जो शेड्यूल है वो एक सपोर्टिंग है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरह से वो ईवीएम में हालांकि टेम्परिंग होता नहीं होता ये तो सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग जाने, जो सियासत करते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हारते हैं, उनका ये विषय है। लेकिन ये 8 चरण में चुनाव कराने की बात को लेकर के बंगाल की जनता भी हतप्रभ है। पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास के लोकतांत्रिक मतलब चुनावी इतिहास जो है कि 8 चरण में किसी प्रदेश में मतलब बंगाल में चुनाव हो रहा हो। बिल्कुल मधुर जी, यही जवाब होता बीजेपी का भी कि चुनाव आयोग का ये फैसला है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। बेशक अंदर खाने से सपोर्ट मिल रहा हो बीजेपी को, लेकिन बीजेपी इसे नहीं मानेगी, बीजेपी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी चर्चा में शामिल होने के लिए। यशवंत सिन्हा जो कि आज के दिन टीएमसी का दामन थामे, जिस पर आज के दिन हमने चर्चा की, लेकिन क्या इससे बीजेपी को अब नुकसान होगा? क्योंकि यशवंत सिन्हा अब आपको नजर आएंगे प्रचार में भी, प्रसार में भी, जो कि टीएमसी के लिए प्रचार अब करेंगे, और बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ बंगाल में होगा अधूरा, यह कहना था आज के दिन यशवंत सिन्हा का। लेकिन बंगाल की जमीन आखिर इस बार किसका साथ देगी, वहां की जनता किसके पक्ष में जाएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी का बार बार यही दावा कि इस बार तो हम अपना परचम लहरा कर ही दम लेंगे। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।